नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबित अर्जी के साथ जोड़ा। इसके साथ ही साथ साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल उठा। साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वक्तव्य सामने आया है। परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है। इसके अलावा नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबित अर्जी के साथ जोड़ा। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश सामने आया है। साफ सुथरी परीक्षा को लेकर सवाल है। तो एनटीए को जारी किया गया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबित अर्जी के साथ जोड़ा। साथ ही साथ परीक्षा को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान सामने आया है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। एससी ने मामले को लंबित अर्जी के साथ जोड़ा। नीट पर एनटीए को जवाब देना होगा। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया है, एनटीए को अब इस पर जवाब देना होगा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लंबित अर्जी के साथ भी जोड़ा है। क्या कुछ ताजा अपडेट है और अब इस मामले में क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से बच्चों का जो भविष्य होता कहने का अंधकार में डूबा हुआ था और जिस तरह से नीट परीक्षा हुई थी उसमें कहने के धांधली का जो आरोप लगाया था, परीक्षा को रद्द करने की भी बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। लेकिन इसका जवाब एनटीए देगा, क्योंकि लगातार उन्हीं की निगरानी में होता है। आखिरकार इस जो मार्क्स जो आए हैं, जो प्राप्त हुए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनका भविष्य होता है। क्योंकि एक ही क्लास में 67 में बात करें तो 700 है। तो देखिए कहने का सवाल खड़ा होता है, जो बच्चे मेहनत करते हैं शायद उनको इतना मार्क्स नहीं मिला, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की उनको मार्क्स मिला। तो ऐसा सवाल जरूर खड़ा होता है कि बच्चों का जो भविष्य है वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि नकल करना और जो अकल करना वो दोनों अलग अलग होती हैं। तो ऐसे में सवाल छात्रों साथ साथ कहा कि कहीं न कहीं ये लापरवाही देखी गई, गड़बड़ी देखी गई, इसलिए या तो परीक्षा को रद्द किया जाए या फिर इसमें कहीं सुधार किया जाए। तो देखना होगा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एनटीए को दिया है कि इसके जवाब चाहिए, वो कब जवाब देता है, ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरह परीक्षा होती है तो इस तरह से जो पर्चा लीक होता है तो उसमें धांधली की जाती है। तो सवाल खड़ा होता है जांच के विषय, और जांच चल रही है और जांच जो भी दोषी होगा कहीं ना उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में दोषी होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परीक्षा रद्द करने की मांग जिस तरह से छात्रों के द्वारा आ रही थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है और परीक्षा रद्द करने को लेकर साफ मना किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए जिस तरह से साफ मना कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि परीक्षा समय होता है, बच्चों की तैयारी होती है उसमें, क्योंकि जितनी उम्र होती है उस हिसाब से उनको तैयारी करनी पड़ेगी दोबारा से। तो देखिए सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे में ये होगा, हो सकता है कि कॉपियों की जांच की जाए, उसमें दोबारा संशोधन किया जाए, कहाँ पर गड़बड़ी हुई है, किन किन लोगों ने गड़बड़ी करी है। तो ये सवाल खड़ा होता है इसमें। तो देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक इसका जवाब मिलता है। और छात्रों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं परीक्षा रद्द करने को लेकर के है कि एक ही जगह से इतने मार्क्स लाने बच्चे कहाँ हुए। क्या लगता है कि उनको तो देखिए इसमें बड़े बड़े पद पर जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कई चीज संशोधन कई आदेश बनते हैं। तो ये सवाल है कि आखिरकार इनका जो हरियाणा सबसे बड़ा सवाल है कि हरियाणा के अंदर इस तरह से बच्चों का आना और इस तरह से सवाल खड़ा होना कि आखिरकार ये मामला क्या है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसको तलब किया है कि एनटीए को लगातार इसका जवाब दीजिए फटाफट, ताकि संशोधन हो उसको साफ किया हो सके। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जवाब देने का आदेश जारी किया गया है एनटीए को, अब इस पर जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस पूरे मामले में नोटिस भी जारी किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ तौर पर यह माना गया है और कहा गया है कि परीक्षा साफ सुथरे तरीके से होने पर सवाल है और परीक्षा की शुचिता पर भी सवाल उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, देखिए यार, परीक्षा बच्चा कोई भी हो, चाहे मेहनत करता है, वो चाहता है कड़ी मेहनत करूं और अच्छे मार्क्स लेकर आऊं। ऐसे में अगर जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके मार्क्स ना आए और जो बच्चे नहीं करते हैं उनके मार्क्स आए, तो पहले सवाल आखिरकार ये कहाँ धांधली हुई है, कहाँ से पेपर लीक हुआ है,
जिस पूरी का पूरे एंड यानी कोई भी उनका सवाल खराब नहीं हुआ, कोई उनका गड़बड़ नहीं हुई। तो सवाल जो हो रहा है इसलिए छात्रों ने एक साथ होकर इसका धरना प्रदर्शन किया है और लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ चाहिए। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जैसे नोटिस जारी किया है उसका जवाब कब आता है और कब बच्चों को इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से एनटीए के जवाब को लेकर अब इंतजार किया जाएगा, लेकिन तमाम छात्र जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर इनकार किया है। अब ऐसे में तमाम बच्चे जो धांधली का आरोप लगा रहे थे उन्हें न्याय कैसे मिलेगा और इस पूरे मामले में किस तरह से बच्चों को संतुष्ट किया जाएगा? देखिए, अब कहीं ना कहीं जो सवाल जो होता है उनका भी मानना है कि भाई हमें इंसाफ चाहिए, या तो परीक्षा दोबारा की जाए, कहीं ना कहीं संशोधन किया जाए। लेकिन बात करें राष्ट्रीय छात्र कांग्रेस के इसका अध्यक्ष ने भी इसका ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने भी यही मांग की है कि हमें जो नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसको दोबारा कहीं ना जांच के विषय जांच कराई जाए और इंसाफ दे जाए, क्योंकि कई लाख बच्चों का भविष्य इस समय अंधकार में है। क्योंकि जो बच्चों ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी थी वो फेल हो गए, उनके मार्क्स नहीं आए, वो आगे नहीं कर सकते, और जिनका नहीं है वो आगे जा सकते। तो अहम सवाल यही बनता है कि आखिरकार जो दोषी है उन पर कार्रवाई कब होगी और कब उन पर जांच बढ़ाई जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान जब तक एनटीए की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक साथ लगता है कि कोई फैसला लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया कि जल्दी से इसकी रिपोर्ट सौंपी जाए। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। जम्मू कश्मीर में 9 जून को आतंकी हमले में मारे गए राजस्थान के 4 तीर्थयात्रियों के शवों को ट्रेन से जयपुर लाया गया। मारे जाने वाले चारों लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, जिनमें 2 साल का एक बच्चा लिवांश भी शामिल है। बच्चे की मां पूजा सैनी की मौत हो गई है, जबकि पिता पवन घायल है। हमले में इसी परिवार के राजेंद्र सैनी और उनकी पत्नी ममता सैनी की भी मौत हो गई है। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। तीनों बच्चों के सिर से मां बाप का साया हट जाने के बाद उनके परिजनों ने बच्चों के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की है और अपनी मांग को लेकर मुरलीपुरा थाने के बाहर धरना भी दिया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने उनके बच्चों को गोद लेने का ऐलान किया है। इस तरह की परेशानी आई आप मतलब ऐसी परेशानी कर रहे हैं प्रशासन। परेशानी वहाँ लेने नहीं आई हमको। कटरा में 2 लाशें पड़ी है, 4 घंटे में वहाँ हम इकट्ठे हो गए, जब जाके हमें जम्मू में लाशें मिल रही है। आपकी मांग क्या है? कोई मांग नहीं है हमारी मांग यही है, बात को खत्म कर दो। हमारी मांग यही है कि देश में शांति हो, ये आतंकवाद खत्म हो। बाकी मेरा परिवार बर्बाद हो गया, इस वक्त मेरे भाई के बच्चे अनाथ हो गए, बिल्कुल अनाथ हो गए, कोई आज उसका नहीं है। 3 बच्चे हैं। मैं ये चाहूंगा गवर्नमेंट से उनकी आर्थिक मदद करे, गवर्नमेंट में उसका जॉब दे। कुलदीप सैनी। और इसी खबर पर जयपुर से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में राजस्थान के 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई है, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र में हड़कंप है, मामला और माहौल गमगीन हो चला है। क्या कुछ स्थिति है वहां पर और क्या मांग की जा रही है? एक और तीर्थ यात्रा पर गए एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद मामला संगीन हो गया। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि जैसे तीर्थयात्रियों की लाशें जयपुर पहुंची आज सुबह, पूजा एक्सप्रेस से जयपुर जंक्शन पर जैसे ही उनके शवों को बाहर निकाला गया, वहां मौजूद कलेक्टर और साउथ जिला कलेक्टर, इसके साथ एडिशनल एसपी, डीएसपी, तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे। लेकिन जिस ताबूत में बंद हो गए उनके शव पहुंचे थे वो काफी शक थे,
जिसको लेकर जैसे ही जिला कलेक्टर तमाम लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने जिस हालत में उन शवों को देखा उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। दरअसल पूरा जो मामला था वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस आतंकवादी हमले से देश भर में आक्रोश जरूर है, लेकिन अब राजस्थान के जिन 4 लोगों की बात की जा रही है वो मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर अभी तक राज्य सरकार की ओर से किसी तरह की आर्थिक सहायता की घोषणा नहीं की गई थी, जिसके चलते परिवारजनों और साथ ही आसपास के लोगों में अब आक्रोश का माहौल है। कल रात से ही माहौल गमगीन रहा, जिसके चलते स्थानीय विधायक शिखा बराला भी वहां पर मौजूद रही। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम आलाधिकारी और कई नेता वहां पर पहुंचे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस ही है, इसको लेकर वो वर्तमान भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए नजर आई। अब वर्तमान में ये मांग की जा रही है कि परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपए और साथ ही सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए, ताकि जो परिवार के लोग बिछड़े हैं, जो परिवार बिछड़े हैं, कहीं ना कहीं अब उनको आर्थिक सहायता और एक राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से की जाएगी। हालांकि पूरे मामले को शांत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जरूर पहुंचे थे, लेकिन लोगों में आक्रोश के चलते वहां लोगों ने उनको धक्का देकर बाहर निकाला और धरना प्रदर्शन से बाहर निकाला। वर्तमान में मुरलीपुरा थाना और सेमू जो पुलिस स्टेशन है उसके बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। जो मृतकों के शव वहां से जम्मू कश्मीर से आए हैं वो पुलिस स्टेशन में रखाए गए हैं, ताकि परिजनों को सौंप दिया जाए और उसके बाद बाहर संस्कार किया जाए। लेकिन विरोध के चलते अभी तक शवों को वहीं रखा गया है और ये माना जा रहा है कि जैसे ही सरकार की ओर से किसी तरह का आश्वासन या घोषणा की जाएगी उसके बाद ही परिजन शव लेने को तैयार होंगे। फिलहाल वहां पर माहौल काफी गमगीन बना हुआ है, लोगों में आक्रोश है, जो भीड़ है इस बड़ी गर्मी के असर लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल सरकार का कोई नुमाइंदा वहां पहुंचा नहीं है, पुलिस के आलाधिकारी जरूर मौजूद है, लेकिन जहां पर सामंजस्य की बात की जा रही है उनको एक आश्वासन देने की बात करी है प्रशासन की ओर से। अब एसडीएम और जो साउथ कलेक्टर है वो जरूर पहुंचे, लेकिन फिलहाल अभी कोई घोषणा नहीं की है, जिसके चलते आक्रोश लगातार बरकरार है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से हम यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे हैं, स्थानीय लोगों की यहाँ पर मांग है कि पहले उनकी मांगों को माना जाए या फिर मुआवजे और नौकरी का ऐलान किया जाए, इसके बाद ही वो शव को कब्जे में लेंगे या शव को लेंगे। इस पूरे मामले में जिस तरह से अभी इंतजार किया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन किस तरह की कवायद करती हुई नजर आ रही है और क्या अभी तक कोई पहुंचा नहीं है सरकार की तरफ से या फिर नेता की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो, ऐसे में कितना और इंतजार किया जाएगा और क्या कोई खबर या इनपुट निकलकर सामने आ रहा है कि कितना वक्त और इसमें लग सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री खुद दिल्ली में व्यस्त रहे, कल पूरा दिन दिल्ली रहे। उसके बाद जैसे विभागों का बंटवारा हुआ, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। हालांकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी अपने सरकार गठन और मंत्रियों को मान मनोहार में लगी हुई है, अपने जो जीते हुए प्रत्याशी है उनकी खुशी में लगी हुई है। इसके चलते माना जाता है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में जब ये हादसा हुआ था, खुद वहां पर भजन लाल शर्मा दिल्ली मौजूद थे और ये सूचना पहुंची थी कि राजस्थान के 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। जरूर उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा गया कि मैं परिवारजनों को सांत्वना देता हूं, लेकिन उसके अलावा सरकार का कोई नुमाइंदा सरकार की ओर से किसी तरह की राहत देने की घोषणा नहीं की गई। अब विपक्ष इसे जब मालूम है कि ये विधानसभा का सत्र जल्द शुरू होगा और विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ा मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जहां एक और सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आतंकवादियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, जो कि जम्मू कश्मीर में हालात 370 हटने के बाद सही थे। तो एक बड़ा सवाल आखिरकार कांग्रेस की ओर से ये खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार आतंकवादियों के खिलाफ सरकार का जो रवैया है वो सुस्त क्यों चल गया है। और इसी को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पर और स्थानीय भाजपा सरकार पर कांग्रेस हमलावर हो रही है कि इन्हें जो मुआवजा की मांग की जा रही है 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी थी वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं कि उदयपुर का जो घटनाक्रम था या कन्हैयालाल हत्याकांड को हम देखते हैं, वहां पर जहां पर आतंकवादी सोच के लोगों ने उन्हें मारा था, उसके बाद गहलोत सरकार ने उन्हें पेशगी की थी कि नौकरी और आर्थिक मदद की कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस अपने पुराने मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है कि उन्हें जो पुराने मुद्दे हैं वो याद दिलाया जाए कि जहां पर पूर्ववर्ती सरकार ने लोगों को किस तरीके से सहायता की है। लेकिन एक गंभीर विषय जरूर है कि जहां लोग तीर्थयात्रियों पर जा रहे हैं उन पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं और उस पर केंद्र राज्य सरकारें शांत है, चुप है। इसके खिलाफ न तो किसी तरीके की मदद और न ही अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आक्रोश पनपा हुआ है, अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होती है। कुलदीप, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री का पदभार ग्रहण कर लिया है, जिसके दौरान उन्होंने कहा है कि टेक्सटाइल ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी आती है। आज दुनिया में हमारा निर्यात का अच्छा शेयर है। टेक्सटाइल आने वाले दिनों में देश की आकांक्षाओं के अनुरूप आगे जाएगा। देखिए, आज तो काम संभाले हैं और देश के अंदर में टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला सेक्टर है और आज दुनिया में भी ठीक है एक अच्छा सेजेबल हम एक्सपोर्ट में भी शेयर है। तो आज प्रथम दिन है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि टेक्सटाइल आने वाले दिन में देश के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में हम सब इसको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि ये किसान से भी जुड़ा हुआ है और अब मैन मेड टेक्सटाइल भी अब दुनिया के अंदर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी और आगे भी एक बहुत बड़ा लोगों को रोजगार देने का अवसर का काम करेगा। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि यह मंत्रालय मेरे लिए नया है। मुझे इस मंत्रालय की उम्मीद नहीं थी, इसलिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे निश्चित रूप से संभावनाओं पर गौर करना होगा, जिस पर प्रधानमंत्री मुझे आशा कर रहे हैं। कार्यभार संभाला, क्या प्रायोरिटी आपका रहने वाला है? प्रायोरिटी ये सब मुझे नया है, ये मिनिस्ट्री मैंने I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to, and what kind of a load he is put on my Minister Puri ji. So after going through all those, the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution on the basis of the understanding that I've had from the living standards, the life settling standards of the people of Kerala and Tamil Nadu. Definitely that will be a standard understanding of the conditions of the life of the people in the country, and then looking at the prospects of oil exploration. It is said that there is a spot in Kollam, which is the district and town which brought me up. It is the same town which taught me the language that you are listening to now. So let's keep our thoughts open, so that I will also keep my thoughts open to imbibe from my senior minister and also my Prime Minister, also the panel who will support me. But thanks to the people of Kerala through Trichur, I bow before them. Thank you all very much. मोदी मंत्रिमंडल के विभाग बंटवारे के बाद आज विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने कार्यालय पहुंचे और विदेश मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अधिकारियों ने विदेश मंत्री का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। Policy. So and together we are very confident it will position us as Vishwabandhu, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. It would actually position us as a country which is trusted by many, whose prestige and influence will grow, whose interests will be advanced, and I once again deem it an enormous honor
to be assigned the responsibility of leading this ministry. I have two very good colleagues who will be joining me as Minister of State, and I, of course, am enormously strengthened by the fact that we have a very dynamic and talented Indian Foreign Service, which has always risen to the challenges, which has always been very committed to taking our national interest forward. So, really a great pleasure to meet you all on my first day of work, and thank you very much for coming. वहीं भूपेंद्र यादव को मोदी सरकार 3.0 में फिर से पर्यावरण मंत्रालय मिला है, जिसके बाद आज भूपेंद्र यादव अपने कार्यालय पहुंचे और पदभार ग्रहण किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे फिर से इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इस मंत्रालय के द्वारा कई अहम कदम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लिए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम कई महत्वपूर्ण काम आगे करेंगे। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। पूरी दुनिया में जो पर्यावरणीय संकट है उसके बहुत बड़े एक्शन कार्यक्रम के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ग्लासगो की कॉप में मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल इसका प्रारंभ किया गया था, जिसको आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जो दुनिया में एक सबसे बड़ा इस समय विषय है माइंडफुल कंजम्पशन रेदर देन माइंडलेस यूटिलाइजेशन, उसको लेकर के मिशन लाइफ एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल पूरे दुनिया में चल रहा है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं। उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और ये भावुक अपील इसलिए भी है कि पेड़ लगाना नहीं, पेड़ को बचाना भी जरूरी है। इस मंत्रालय द्वारा अनेक कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में उठाए गए हैं और हम पर्यावरण और विकास इसको साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल हमने देखा है टाइगर कंजर्वेशन के 50 साल पूरे हुए, एलिफेंट प्रोजेक्ट के भी 30 साल पूरे हुए, मिष्टी जैसा प्रोग्राम मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर टेंजेबल इनकम प्रोग्राम को शुरू किया गया, उसके साथ ही साथ परिवेश पोर्टल को लागू किया गया। अनेकों विषय और रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ने का काम किया गया है। अब देश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ रही है, एलिफेंट रिजर्व की संख्या बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में जो रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता हमने किया है, जो एक प्रजाति एक्सटिंक्ट हो गई, उसको बढ़ाने का काम किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस जैसे बड़े क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड कार्यक्रम हुए। भारत ने जो दुनिया में अपना रिपोर्ट जो प्रस्तुत की है, उसमें भारत ने पूरी दुनिया में ये सिद्ध किया है कि पर्यावरणीय विकास के साथ साथ देश में जो ग्रीन इकोनॉमी है उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा बड़ा कार्यक्रम जब यूएई में कॉप हुई तो उसको लॉन्च किया गया और उन्हीं सारे विषय और प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री भाई कीर्तिवर्धन जी ने भी आज ज्वाइन किया है। कीर्तिवर्धन जी उत्तर प्रदेश से 5वीं बार सांसद बने हैं और हम दोनों मिलकर के
इस मंत्रालय को अच्छे ढंग से चलाने का कार्य। 100 डेज के आपके क्या टाइम? मैंने साथ और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।